हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी और हम जान चुके हैं कि सेल ही वो बेसिक यूनिट है जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को लिविंग थिंग से अलग करती है। वो एटम नहीं है, वो सेल ही है जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को लिविंग थिंग से अलग करती है। वरना इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी तो एटम्स होते हैं, एटम्स तो दोनों में है, इनएनिमेट में भी है और लिविंग थिंग्स में। लेकिन वो क्या चीज़ है जो लिविंग थिंग्स को अलग बनाती है, तो वो है सेल। यानी कि हमने देखा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम देख चुके हैं, है ना। लाइफ के लिए बेसिक यूनिट सेल है, एटम नहीं है। फिर एक एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है चैप्टर के शुरुआत में ही, वो कहती है कि किसी भी इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करना है तो कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर का होना बड़ा ज़रूरी है, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। अब उसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर से उसका मतलब क्या है। तो कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि हम किसी भी सेल को कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर तभी कहेंगे जब उसमें मिनिमम 3 बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, एक है सेल मेम्ब्रेन, है ना, और तीसरा है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए या फिर आरएनए, कुछ भी हो। तो किसी भी सेल को हमें अगर कंप्लीट सेल बोलेंगे तो कम से कम उसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल का होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो वो सेल कंप्लीट नहीं कहलाएगी, इनकम्प्लीट कहलाएगी। और अगर वो सेल कंप्लीट है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है ना। और इन केस अगर कोई इन तीनों में से कोई एक भी कंपोनेंट गायब है तो वो सेल कंप्लीट ना होकर कैसी होगी? इनकम्प्लीट सेल कहलाएगी और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब उसका सर्वाइवल खुद ब खुद नहीं हो सकता, उसे किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा, है ना, किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा, यानी कि किसी और होस्ट सेल पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर किसी सेल में इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट नहीं है तो उस सेल को होस्ट सेल पर डिपेंड होना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। वो जिंदा तभी रह सकती है जब वो किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आए, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक कंप्लीट सेल है ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस, उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। जबकि एक वायरस होता है, वायरस सुना हो? वायरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना। उसे हमेशा कोई ना कोई होस्ट की जरूरत पड़ेगी। वायरस को हमेशा कोई ना कोई होस्ट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म, देखो वायरस की स्ट्रक्चर क्या है। वायरस में बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है, कैप्सिड जिसको बोलते हैं, कैप्सिड, है ना। जैसे कोरोना वायरस की अगर बात करें तो वहाँ न्यूक्लियो कैप्सिड की कवरिंग है वहाँ, है ना। और उसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए, कुछ भी हो सकता है वायरस के अंदर। जैसे कोरोना की अगर बात करें तो वहाँ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। लेकिन वहाँ क्या नहीं है? साइटोप्लाज्म गायब है। वायरस में क्या नहीं है? साइटोप्लाज्म नहीं है। अब साइटोप्लाज्म नहीं है तो ये सेल कंप्लीट नहीं हुई, है ना, इनकम्प्लीट सेल है। वायरस की सेल कैसी हुई? इनकम्प्लीट सेल। और अगर सेल इनकम्प्लीट है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, उसे किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसी भी होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो होस्ट सेल में जाकर एंटर होकर उसका साइटोप्लाज्म यूज़ करेगा, है ना। साइटोप्लाज्म से होता क्या है भाई? साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम जो होती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म ही होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो साइटोप्लाज्म में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो सेल को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब जब साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसका सेल का सर्वाइवल भी नहीं होगा, सर्वाइवल नहीं होगा।
तो वायरस के साथ ये समस्या है। जबकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कंप्लीट सेल है ना, उसमें साइटोप्लाज्म भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है, ये तीनों चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ हो या ना हो, जैसे आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा तो है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, ये तो होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, जैसे वायरस में नहीं होता, तो फिर हम उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका नहीं होगा, है ना, कंप्लीट सेल नहीं है वो। साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत क्यों है? वो साइटोप्लाज्म को बांध के रखती है, ठीक है। और वहीं जेनेटिक मटेरियल अगर है, तो जेनेटिक मटेरियल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा कंट्रोलर होता है, सेल का कंट्रोलर होता है। सारी सेल कब रिप्रोड्यूस करेगी, ये सारे फैसले कौन लेता है? जेनेटिक मटेरियल। कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना है, जेनेटिक मटेरियल का होना बड़ा जरूरी है। डीएनए हो या आरएनए, जैसे कोरोना में आरएनए वायरस होता है। कोरोना अगर बाहर किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है तो वो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करेगा, और किसी होस्ट सेल के अंदर जाते ही लिविंग हो जाता है। तो ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एनसीईआरटी ने लिखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो, ये तीन चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको शुरुआत में ही दे रखा है ना। तो ध्यान रखना है, हर एक लाइन का मतलब होता है, हर मतलब समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी की हर लाइन से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ पुरानी बात, अब हम आज नई बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे कुछ साइंटिस्ट के बारे में, पिछले लेक्चर में कुछ साइंटिस्ट पढ़े थे हमने, जैसे रॉबर्ट हुक के बारे में हम पढ़ चुके थे। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था पहली बार, हालांकि वो डेड सेल था। 1665 में इन्होंने सेल डिस्कवर किया था। उसके बाद ल्यूवेनहॉक उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया, ये हम पढ़ चुके थे। फिर आया रॉबर्ट ब्राउन 1831, है ना, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवरी किया था। एन आ रहा है ना, एन यहाँ पर, एन आ रहा है यहाँ, और एन ही न्यूक्लियस में है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। फिर जो साइंटिस्ट हैं अगले, वो हैं श्लेडेन और श्वान। इनका नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, एक एक लाइन इनके बारे में। श्लेडेन जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मन बॉटनिस्ट थे ये भाई साहब जर्मनी के रहने वाले थे। जबकि जो श्वान थे वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो एनसीईआरटी सवाल पूछती है कि कौन जर्मनी का था और कौन ब्रिटेन का था, ये भी सवाल आए हुए हैं। और ये भी पूछ लेती है कि इनमें से कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था। अब याद कर सकते हैं, जैसे श्वान को हिंदी में कुत्ते को कहते हैं श्वान, है ना। तो कुत्ता एक एनिमल है, एनिमल की स्टडी जूलॉजी में होती है। तो जूलॉजिस्ट कौन हुआ? श्वान हुआ। जबकि जो बचे वो श्लेडेन जो बचे वो बॉटनिस्ट हुए, है ना। तो इनके बारे में ये बातें याद रखनी है। 1838 में श्लेडेन जो थे, उन्होंने, चूंकि ये बॉटनिस्ट थे, तो वो प्लांट पर स्टडी कर रहे थे, प्लांट पे स्टडी करते थे। कौन? श्लेडेन जो है वो प्लांट पे स्टडी करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। चाहे वो छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, है ना, कैसा भी प्लांट हो, वो किससे कंपोज है? सेल और उसके प्रोडक्ट्स। सेल के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे सेल के प्रोडक्ट्स हैं। तो कोई भी प्लांट है वो छोटा बड़ा कैसा भी, वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही श्लेडेन ने कही कि प्लांट में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सेल्स के, और उन ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं टिश्यू नाम देते हैं, ठीक है। तो दो बातें इन्होंने श्लेडेन ने 1838 में हमें बताई कि एक तो प्लांट की बॉडी बनी होती है सेल और उनके प्रोडक्ट से, और साथ ही ग्रुप्स होते हैं सेल्स के, और उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं टिश्यू। ये बात बताया श्लेडेन ने। फिर आते हैं 1839 में श्वान, ये ब्रिटेन में रहते थे। ये एक जूलॉजिस्ट थे। तो ये किस पर स्टडी कर रहे थे? ये स्टडी कर रहे थे एनिमल्स पर स्टडी कर रहे थे।
उन्होंने देखा कि एनिमल सेल के, एनिमल्स में जो सेल्स थी तो उसके सेल के बाहर एक पतली सी लेयर हुआ करती थी, है ना, थिन लेयर थी, थिन लेयर हुआ करती थी, ठीक है। थिन लेयर जैसे हम आज जो कि हम आज जानते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन होती है, तब नहीं मालूम था, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल के बाहर। अब मतलब एनिमल सेल के बाहर एक थिन लेयर उन्हें मिली। अब उन्हें कुछ फूल पत्तियों का भी शौक चढ़ गया, तो वो प्लांट सेल भी मतलब दूसरे की फील्ड में घुस गए, वो है ना, एनिमल की स्टडी जूलॉजिस्ट थे और लेकिन वो बॉटनिस्ट भी बनने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कुछ प्लांट सेल भी देखी, तो प्लांट सेल में उन्होंने क्या पाया, प्लांट सेल में एक हार्ड कवरिंग मिल रही थी बाहर, हार्ड कवरिंग। और आज हम जानते हैं वो क्या है, प्लांट सेल में क्या होती है, क्या होती है, सेल वॉल होती है, ये हम आज जानते हैं, है ना, लेकिन तब नहीं जानते थे। तो प्लांट्स में हार्ड कवरिंग, तो उन्होंने एक एनिमल और प्लांट में एक डिफरेंशिएशन हमें दिया था कि जो जिनमें एक थिन लेयर हो वो तो एनिमल सेल, और जिसमें नहीं हो वो प्लांट सेल, या फिर जिसमें हार्ड कवरिंग है वो प्लांट्स हैं और जिसमें हार्ड कवरिंग नहीं है वो क्या है, एनिमल्स, बाहर की तरफ जिनके सेल्स में। तो एक डिफरेंशिएशन तो इन्होंने दिया श्वान ने एनिमल और प्लांट का उस समय। हालांकि अब तो हम कुछ और भी बातें जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट्स में ही सेल वॉल होती है, कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें भी सेल वॉल होती है ना, फंगस वगैरह में भी सेल वॉल होती है, लेकिन तब जो उन्होंने बताया हम उसकी बात कर रहे हैं। 1839 में श्वान ने ये देख रहे थे। श्वान ने एक और चीज़ बोली, जब एनिमल और प्लांट दोनों पर ही स्टडी कर लिया थोड़ा थोड़ा उन्होंने, तो उन्हें मिला कि यार दोनों ही चीज़, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो मिलकर बने हैं सेल एंड देयर प्रोडक्ट से। एनिमल और प्लांट दोनों सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब एक आदमी बैठा हुआ है ब्रिटेन में, दूसरा बैठा है जर्मनी में, लेकिन मन की बातें देखो कितनी मिल रही हैं इनके मन मिले हुए हैं, इनकी मन की बातें मिल रही हैं, जो सेम बात कह रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि प्लांट की बॉडी सेल और उनके प्रोडक्ट से बनी है, एक दूसरे ने कहा कि प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी जो है वो सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनी है। तो जब एक जैसी बातें लगी तो उन्होंने कहा क्यों ना हम लोग मिल जाएं, क्यों ना हम लोग साथ आ जाएं। तो जब वो साथ आए तो उन्होंने एक कंबाइंड सेल थ्योरी दी। साथ आने पर उन्होंने बोला हम दोनों के विचार सेम है, तो क्यों ना हम मिलकर एक थ्योरी दे देते हैं, सेल थ्योरी जिसे नाम दिया। तो सेल थ्योरी कहना था, ना उसने एनिमल का नाम लिया ना उसने प्लांट का नाम लिया, उसने कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म जो है। तो ये थी सेल थ्योरी। अब इतिहास गवाह है भाई, जब भी कोई साथ आया है तो दुनिया जहाँ के लोग उसे इतनी आसानी से साथ नहीं आने देते। वो कहते हैं चलो ठीक है भाई, मान लिया ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स, लेकिन ये सेल आते कहाँ से हैं? हमारी बॉडी तो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, तो बताओ कि इतने सारे सेल्स कहाँ से आते हैं, ये तो बताओ। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। किसके पास? ना स्लेडन के पास कोई जवाब था, ना श्वान के पास जवाब था, है ना। तो जब जवाब नहीं था तो ये ड्रॉबैक सामने आया सेल थ्योरी का, कि ये नहीं बता पाए कि ये सेल्स आते कहाँ से हैं, सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। फिर एक और साइंटिस्ट पिक्चर में आते हैं, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो 1855 में वो सेल थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं। सेल थ्योरी जो आ चुकी थी पहले ही, वो उसको मॉडिफिकेशन का काम करते हैं वो। और एनसीईआरटी लिखती है कि वो फाइनल शेप भी देते हैं सेल थ्योरी को। फाइनल शेप जो सेल थ्योरी को दी थी वो रुडोल्फ वर्चो ने दी थी। उन्होंने कहा कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एक ग्रीक में है ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ओमिनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब कि जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल से ही अराइज होती है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा इन्होंने बताया, रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। एक सेल होगी, उसमें डिवीजन होगा और दो नई सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब उन्होंने बता दिया, फिर उनसे पूछा गया भाई ठीक है तुम इनका साथ दे रहे हो सेल थ्योरी में, अब तुम बताओ कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आई, है ना। तो चचा बतौले ये कुछ नहीं बता पाए, रुडोल्फ वर्चो फिर कुछ नहीं बता पाए कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आई, ठीक। लेकिन हम आज जानते हैं ये कहाँ से आई प्री एग्जिस्टिंग सेल।
इनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल, इससे पहले वाली सेल से आई होगी, इससे कोई और पहले सेल एग्जिस्ट कर रही होगी, लो भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होगी कोई, है ना, उससे पहले कहाँ आई तो प्री एग्जिस्टिंग सेल होगी, इन्होंने बोल दिया होगा ऐसा। लेकिन बात कुछ क्लियर नहीं हुई। तो सेल थ्योरी को फाइनल शेप तो दे दी, लेकिन फिर भी सवाल कुछ बचे रह गए, है ना, कुछ सवाल बचे रह गए कि पहली सेल कहाँ से आई होगी, फिर ये तो बताओ, तो वो कुछ ये नहीं बता पाए। तो रुडोल्फ वर्चो ने जो मॉडर्न सेल थ्योरी दी उसमें 2 पॉइंट हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है। एक तो उन्होंने वही बात रिपीट की थी कि सारे ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल और उनके प्रोडक्ट से, और उन्होंने बताया कि सेल्स अराइज कहाँ से होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि सबसे पहली सेल कहाँ से आई थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि पहली सेल कहाँ से आई होगी। पहली सेल वो हम कहाँ पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में पढ़ते हैं हम पहली सेल कहाँ से आई। लेकिन देखो पहली सेल जो थी वो डी नोवो बनी थी, डी नोवो, पहली सेल का फॉर्मेशन डी नोवो हुआ था, मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से पहली सेल का फॉर्मेशन हुआ था। देखो पहले क्या होता, पहले कुछ एटम्स, पहले जब अर्थ पर लाइफ नहीं थी तो कुछ एटम्स हुआ करते थे, जैसे ये है, ये एटम्स हुआ करते थे, ये एटम्स कंबाइन हुए होंगे, ये हम सारी बातें इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, ये एटम्स कंबाइन हुए होंगे, कुछ गैसेस बनी होंगी, बनी थी, है ना, वाटर बना, गैसेस बनी, वाटर बना, इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे CH कंबाइन हो गए तो CH के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, मीथेन बन गई, है, NH कंबाइन हुए, अमोनिया बन गई, ऐसे ऑक्सीजन O और H कंबाइन हुए तो वाटर बन गया H2O। तो ऐसे कुछ ये गैसेस और वाटर बन गए। अब ये गैसेस और वाटर जब कंबाइन हुए तो इन गैसेस और वाटर से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, गैसेस और वाटर ने मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे अमीनो एसिड है ना, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सब बने माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे कंबाइन हुए तो बने मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बातें कहाँ पढ़ेंगे, इवोल्यूशन में। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड कंबाइन हुए तो प्रोटीन बना, फैटी एसिड कंबाइनेशन से लिपिड्स बने, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बन गए, न्यूक्लिक एसिड बने। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन से क्या बना, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और फाइनली मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बने कोसरवेट्स, यूबायोन्स। ये बातें इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, है ना, कोसरवेट्स, यूबायोन्स, ये बने। और इनके बाद फाइनली सेल का फॉर्मेशन हो गया था। ये बात हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली सेल जो बनी थी वो डी नोवो बनी थी, है ना, और एबायोटिक से बनी थी, बायोटिक से नहीं। अभी जो सेल बनती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट से बनती है, मतलब पुरानी सेल से ही बनती हैं। और जो पहले बनी थी वो एबायोटिक के सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से बनी थी, एबायोटिक कंपोनेंट्स के, जैसे ये सारी एबायोटिक है, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी एबायोटिक चीज़ें। तो एबायोटिक के सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से पहली सेल बनी थी, डी नोवो बनी थी। एनसीईआरटी में एक सवाल दे रखा है पीछे, करेक्ट हमें चूज करना है कि एक करेक्ट स्टेटमेंट। उसमें लिखा है कि सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम अ एबायोटिक मटेरियल। सेल्स डी नोवो बनी थी, पहली सेल जो बनी थी, जो पहली सेल थी वो डी नोवो बनी थी। लेकिन अब की सेल कैसी बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रुडोल्फ वर्चो जो बता रहे थे वो आज के बारे में बात कर रहे थे, वो अर्थ की शुरुआत की बात नहीं कर रहे थे। आज जो सेल बनती है वो कैसे बनती है, डिवीजन से, पुरानी सेल के। और जो सबसे पहली सेल बनी थी वो डी नोवो बनी थी, इन चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, इन नॉन लिविंग थिंग्स के, इन एबायोटिक चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत में पहली सेल बनी। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है। ये सारे साइंटिस्ट के नेम हमें याद रखने हैं, ठीक है। और पहली सेल कब बनी, पहली सेल कैसे बनी, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेल का ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। थैंक यू।